गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस और अपन ने कल के वीडियो तक एक लेसन कंप्लीट किया था कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, जिसमें हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन के बारे में अपन ने चर्चा की, कार्बनिक यौग, एथेनॉल, एथेनॉइक के बारे में, साबुन, अपमार्जक की चर्चा की थी। ठीक है, आज अपन एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अध्याय 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज के टाइम अनेक प्रकार के तत्व हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं, जैसे ठीक है, जैसे कार्बन भी एक तत्व था। तो ऐसे लगभग 118 तत्व हैं और हम जानते हैं उनको एक 118 तत्वों को एक सारणी में व्यवस्थित किया गया है। उस सारणी को अपन क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, वो व्यवस्थित उन तत्वों को अलग अलग रूप में अब उनको बांटा भी गया है एसपीडीएफ ब्लॉक में। ठीक है, एसपीडीएफ ब्लॉक में भी बांटा गया है, अलग अलग समूहों में भी बांटा गया। तो कैसे बांटा गया है, उसको सारणी में किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया, वो कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। ठीक है, और वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे, कैसे प्रयास किए, कौन से नियम पर आधारित उन्होंने प्रयास किए, कौन से नियम दिए, इनकी चर्चा इस अध्याय में अपन करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू अपन अब इसको शुरू करते हैं अपना स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले ज्ञात तत्वों में धातु एवं अधातु वर्गीकृत किए गए। सबसे पहले जो भी ज्ञात तत्व थे, ठीक है, सबसे पहले जो ज्ञात तत्व थे उनमें धातु एवं अधातु को वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञात तत्वों में धातु एवं अधातु को वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले किसको? धातु एवं अधातु को वर्गीकृत किया गया सबसे पहले। ठीक है, वर्गीकरण। फिर एसपीडीएफ ब्लॉक तो बाद में बने। सबसे पहले जितने भी धातुएं उपस्थित थी 36, 37, 40 जो भी धातुएं खोजी जा चुकी थी, ठीक है, सॉरी, जो भी तत्व खोजती जा चुके थे उनको धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। आवर्त सारणी किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के तत्वों को एक निश्चित सारणी में व्यवस्थित किया जाता है, किया गया है, उस सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, तो आगे भी देखिए, विभिन्न प्रकार के तत्वों को एक सारणी में निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसे क्या कहते हैं अपन? आवर्त सारणी कहते हैं, जिसे आवर्त सारणी कहते हैं, जिसे अपन आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे कंटिन्यू। अब इस सारणी में व्यवस्थित करने के लिए कोई आसान काम नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया। कई सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। ठीक है, उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई और, फिर जाके आखिर में एक आज की जो आधुनिक सारणी, आवर्त सारणी व्यवस्थित हुई। ठीक है, बनाई गई। ठीक है, तो वो किस आधार पर वे कौन से प्रयास किए गए, कौन से वैज्ञानिक ने किए, वो अपन अब देखते हैं। तो देखिए, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक जो प्रयास, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास
वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास कौन से थे? तो पहला प्रयास किया था आपने, वो था, वो कौन थे? उस वैज्ञानिक का नाम था डोबेराइनर। क्या नाम था? डोबेराइनर के त्रिक। डोबेराइनर के त्रिक। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने सन 1817 में क्या किया था? एक नियम दिया, ठीक है। उसके अनुसार उन्होंने तीन तत्वों के ग्रुप बनाए, समूह बनाए, ठीक है। तीन तत्वों के ग्रुप बनाए, जैसे 1 2 3, इन 3 तत्वों के मान लो ग्रुप बनाए। और उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि जो इन तत्वों में जो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान होता है, 3 तत्वों में से बीच वाले तत्व का जो द्रव्यमान होता है वो दोनों साइड वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। क्या क्या होता है? औसत होता है, अर्थात आधा होता है, लगभग आधा होता है, ठीक है। उन्होंने ये नियम दिया, ठीक है। तो डोबेराइनर, ठीक है, जर्मनी के ये वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री थे। उन्होंने बताया कि सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ, नाम क्या है? नाम था वुल्फगांग डोबेराइनर। नाम था वुल्फगांग डोबेराइनर। तीन तत्वों वाले समूहों को चुना और उन समूहों को त्रिक कहा। ने क्या किया? मैं जर्मन रासायनिक वुल्फगांग डोबेराइनर ने तीन तत्वों को चुना व समूह बनाए और उन्हें त्रिक कहा गया। उन्हें क्या कहा? त्रिक कहा गया, ठीक है, त्रिक कहा गया। तीन तत्वों को चुना और उनका क्या बनाया? समूह बनाया, ठीक है। अब डोबेराइनर के अनुसार क्या होता है कि त्रिक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर, ठीक है, आरोही क्रम में रखने पर, यानी सबसे पहले तो कम वाला और सबसे बाद में ज्यादा वाला, इस प्रकार से सबसे पहले कम, फिर उससे ज्यादा, इस क्रम में तीन त्रिक के तत्व जो भी बनाए उनके परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। ये डोबेराइनर ने बताया। डोबेराइनर ने क्या बताया कि डोबेराइनर के अनुसार त्रिक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य तत्वों
के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है, अर्थात क्या होता है, आधा होता है, लगभग आधा होता है, ठीक है, बराबर औसत नहीं होता, लगभग औसत होता है, ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं होता है पर ऑलमोस्ट होता है, थोड़ा बहुत पॉइंटों में यह फर्क रह सकता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। उन्होंने कौन कौन से ट्रिक, वो सिर्फ 3 ट्रिक ही बता पाए, ठीक है। जो भी तत्व थे उनमें से ऐसे सिर्फ 3 समूह ही बना पाए, 3 से ज्यादा नहीं बना पाए। वो कौन कौन से समूह थे, तो देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये 3 तत्व, ठीक है, ये 3 तत्व, ठीक है। अब इनका परमाणु द्रव्यमान देखिए, इसका तो था 14, नाइट्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान, 14, ठीक है। फास्फोरस का 31, फास्फोरस का 31 और इसका था 33.0, ठीक। तो इन्होंने, सॉरी 33 नहीं, 39। अब देखिए यहां पे क्या बता रहा है, नियम के अनुसार के बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है, अर्थात इनके योग का आधा होता है, ठीक है। तो देखिए, ये है 31, इन दोनों को आपस में जोड़ा अपन ने तो हो गए 43 और 53, 43 और 53, तो ये हो गए टोटल 53 और ये 31, ठीक है। 53 का ऑलमोस्ट आधा, 31 का डबल तो वैसे क्या होता है 62 होता है, लेकिन यहाँ 53 तो है, तो ऑलमोस्ट लगभग औसत होता है, ठीक है, ये उन्होंने बताया। फिर देखिए दूसरा ट्रिक बताया उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, ठीक है। इनके परमाणु द्रव्यमान क्या थे, देखिए, इसका था 40.1, ठीक है, इसका 40.1, इसका 87.6 और इसका था 173.7, ठीक है। अब देखिए क्या औसत आता है, ये तो है 87 का डबल होता है अपने 174 या 5 के आसपास। क्या ये 174.5 होता है आपस में जोड़ने पर, तो देखिए ये 40 है, मान लो ये 37 है, ठीक है, 40 और 37 होते हैं अपने 77, ठीक है, 77, तो 177, ये 137 और ये 40 है तो 177 होता है। तो ये ऑलमोस्ट क्या है, लगभग इनका औसत है, ठीक है। कैल्शियम और बेरियम का औसत, परमाणु द्रव्यमानों का औसत ऑलमोस्ट क्या है, स्ट्रोंशियम के बराबर है, ठीक है। आगे देखिए, एक और ट्रिक बताया उन्होंने, और क्या बताया वो, उन्होंने बताया कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीसरा बताया उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में। तो देखिए इनका कैसे, 35.5, इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5, ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5, इसका है 79.9 और इसका है 126.9, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए और फिर आधा कर दीजिए, क्या इसके बराबर आता है लगभग, तो जोड़ते हैं अपन, ये 35 और ये 126, ठीक है, तो ये हो जाएंगे लगभग 160-61 के बराबर, ठीक है। 160-61 का आधा, 160 का आधा कितना होता है, 80 होता है, और ये 79.9 है, लगभग 80 होता है। तो इस प्रकार से डोबेराइनर ने
ट्रिक बताए। और यही कमी थी इनके नियम के, यहाँ पे 3 तत्वों के समूह बनाए और बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बाकी अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग का आधा होता है या औसत होता है। ठीक है, उस नियम के अनुसार सिर्फ ये 3 त्रिक ही बने। ठीक है, तो डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही बना सके। उस समय जितने भी, जब 1817 तक जितने भी जो उनके ज्ञात थे तत्व, उनमें वो सिर्फ 3 त्रिक ही बना पाए। ठीक है, इसलिए उनकी ये पद्धति सफल नहीं हुई। 3 त्रिक, और उस टाइम तो लगभग 36 से 37 या 40 के आसपास तत्व ज्ञात थे। उस 40 में से आप सिर्फ 9 तत्वों को ही व्यवस्थित कर पा रहे हो, बाकियों को तो कर ही नहीं पाए। अर्थात 3 तत्व ही बता पाए, तो उनका ये नियम क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, देखिए इधर ही लिख देते हैं। डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में सिर्फ 3 ही, डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही बता पाए। इसलिए यह पद्धति असफल रही। ठीक है, इसलिए इसको असफल या गलत साबित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक वैज्ञानिक आए न्यूलैंड, जिनका अष्टक नियम दिया। ठीक है, अष्टक नियम अपन ने पहले भी पढ़ा है, वो अलग अष्टक नियम था और ये अलग अष्टक नियम है। तो आप इसको पूरा कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ते हैं। तो देखिए अगला नियम, अगले वैज्ञानिक आए न्यूलैंड। ठीक है, और न्यूलैंड का अष्टम सिद्धांत दिया उन्होंने। दूसरा बाद में आए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। उन्होंने क्या नियम दिया, देखिए 1866 में न्यूलैंड ने जो भी ज्ञात तत्व थे उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिखा। ठीक है, उनके जो भी परमाणु द्रव्यमान था उनके आरोही क्रम में, मतलब जितने भी तत्व ज्ञात थे उनमें से सबसे कम परमाणु द्रव्यमान किसका था उसको पहले रखा। ठीक है, उसको पहले नंबर पर रखा और उसके बाद लगातार बताते गए। 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार से वो आरोही क्रम में रखते गए। सबसे पहले सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले का और बाद में उससे अधिक वाले का। और उन्होंने अपना नियम दिया कि प्रत्येक 8 तत्वों बाद 8वां जो तत्व होता है वो पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, अर्थात पहला तत्व और आने वाला 8वां तत्व है, ठीक है, वो गुणों में समानता दर्शाते हैं, समान होते हैं। ये बताया न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम। ठीक है, 1866 में 66 में न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा हाइड्रोजन से थोरियम तक क्या किया, इसे समाप्त किया। ठीक है, न्यूलैंड ने 1866 ठीक है 66 में ज्ञात तत्वों को परमाणु
द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। इसे हाइड्रोजन से H से थोरियम, जो कितने नंबर पर था, 56 हाइड्रोजन से थोरियम 56 पर समाप्त किया। 56वां जो तत्व था, 56वां ज्ञात था उस टाइम, 56 तत्व यानी उस टाइम ज्ञात थे, 56वां तक समाप्त किया। 56वें तत्व तक उसको उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन जो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान का था उसको सबसे पहले रखा, उसके बाद उससे ज्यादा और 56वें तत्व थोरियम तक एक प्रकार से आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। इन्होंने व्यवस्थित करने के बाद पाया, क्या पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। व्यवस्थित करने पर इन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म, या सिर्फ गुण ही अपन देख लेते हैं, गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने ये प्राप्त किया कि भाई पहले जो प्रत्येक 8वां तत्व आ रहा है, 8वें के बाद अगला, उसके बाद वह 8वां, फिर उसके बाद 8वां, ठीक है। तो जो 8वां तत्व आ रहा है वो पहले, उससे पहले के तत्व पहले तत्व के समान गुणधर्म वाला है, ठीक है। इन्होंने इसकी तुलना किससे की, संगीत के जो अष्टक से की, इसलिए इसे अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, इसलिए इसे अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए इसे अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। अब संगीत के अष्टक कौन से, जो संगीत के 7 स्वर होते हैं, ठीक है, उनसे की कौन कौन से, तो देखिए न्यूलैंड का अष्टक अपन देख रहे हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया, देखिए जैसे संगीत के स्वर होते हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, था हो गया, तो था, नी और वापस सा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। पहला देखिए स्वर सा था और उसके बाद 8वां जो स्वर आ रहा है वो सेम कैसे आ रहा है, वापस सा ही आ रहा है। उसी प्रकार उन्होंने ये संगीत के स्वरों का क्रम था, वैसे ही उन्होंने व्यवस्थित किया इसको, ठीक है। और कैसे, देखिए उन्होंने इस प्रकार से क्रम में लिखा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगला जो तत्व आ रहा है ऑक्सीजन के बाद वापस कौन सा, फ्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन के बाद सोडियम,
मैग्नीशियम, उस टाइम के जो भी तत्व ज्ञात थे छप्पन, उस हिसाब से। अभी की आधुनिक आवर्त सारणी से मत चलना है सर, फ्लोरीन के बाद तो नियोन आता है, फिर सोडियम आता है। उस टाइम तक नियोन की खोज हुई नहीं थी, ठीक है। तो उस टाइम सोडियम, मैग्नीशियम ये तत्व मौजूद थे, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, ठीक है। अगला जो 7 तत्व आता है वो तत्व इसी के जस्ट नीचे लिखा गया है, ठीक है। तो क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रिप्टोनियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, ठीक है, आयरन। इसके बाद अगला जो भी तत्व था वो जस्ट इसके नीचे रखा गया है, क्योंकि वो इसी से समानता दर्शाता है, ठीक है। यहां उसने रखा कोबाल्ट व निकल। अब यहां 2 तत्व एक साथ रखे गए हैं, ठीक है। ये क्यों रखे गए हैं ये अभी अपन देखते हैं, ठीक है। देखिए, कॉपर, जिंक, वेनेडियम, इंडियम, ठीक है, आर्सेनाइड और सीजियम, ठीक है, ब्रोमीन, एंटीमनी, सॉरी ये आर भी है, रुबिडियम, ठीक है, स्ट्रोंसियम, ठीक है, सी व एल। 2 तत्व यहां भी एक साथ रखे गए हैं, La, और लास्ट में यहां पर रखा गया जिरकोनियम, ठीक है। आगे ऐसे तत्व और रखे गए। तो इन्होंने सारे गामा पाधा निशा के आधार पर जो संगीत के स्वर होते उनके आधार पर बताया कि जैसे संगीत के स्वर में पहला स्वर और आने वाला 8वां स्वर समान होता है, वैसे ही बताया कि इन्होंने आरोही क्रम में परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा, पहले ये ध्यान रखना, ठीक है। आरोही क्रम में रखने पर जो पहला तत्व है और 8वां तत्व है, जो 8वां तत्व है और पहला तत्व है वो क्या करता है, गुणों में समानता दर्शाता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां तत्व हाइड्रोजन से समानता। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां तत्व क्लोरीन, वापस किससे, फ्लोरीन से और हाइड्रोजन से समानता दर्शाता है। इसी तरह आगे देखिए, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केलियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, फेरस, ये 8वां तत्व, कोबाल्ट या निकल, ठीक है। इन्होंने 56 तत्वों तक क्या करता है, अपने बराबर आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है और बकायदा साबित करता है क्या, कि परमाणु द्रव्यमान में ये एक दूसरे के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में घोषित या व्यवस्थित करने पर क्या होता है कि 8वां तत्व पहले तत्व से समानता दर्शाता है, ये साबित करता है। लेकिन होता उल्टा, कुछ कमियां आ जाती, कमियां सब में होती हैं, ठीक है। तो इनकी कमी ये थी कि इन्होंने व्यवस्थित करने के लिए, अब इसमें क्या, पहले 8वें तत्व का गुण पहले तत्व से मिले, इसके लिए उन्होंने व्यवस्थित करने के लिए क्या किया, 2 तत्वों को एक साथ रख दिया। भाई 2 तत्व एक साथ थोड़ी रहेंगे, ठीक है। उन्होंने व्यवस्थित करने के लिए कहा, इसके बाद जो आठवां तत्व आए वो क्या हो, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन से क्या गुणों में समानता दर्शाए, ठीक है। वो दर्शाने के लिए, वो व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने क्या किया, 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, ऐसे कैसे यहाँ पर भी एक साथ रख दिया, ठीक है। तो इनकी कमियां, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले आओ, फिर इनकी कमियां देखते हैं। इस सिद्धांत की कमियां क्या थी वो देखते हैं। कमियां या सीमाएं अपन कह सकते हैं। पहली कमी, अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। इसके बाद उसके प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है। जहां तक कैल्शियम आता है, ठीक है, कैल्शियम कहां पर आ रहा है, यहां तक।
जो ये अष्टक का सिद्धांत है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ, ठीक है। इसके बाद के तत्वों में ये लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद व्यवस्थित करने के लिए इसने दो तत्व यहाँ पे इकट्ठे कर दिए, दो यहाँ पे इकट्ठे कर दिए, ठीक है। पहली कमी थी कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसके बाद के इसके बाद के प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले से नहीं मिलता, ठीक है। प्रत्येक 8 तत्व का पहले से 8 ये है, लिथियम के बाद 8 ये है, तो सोडियम लिथियम के साथ समानता दर्शाता है, मैग्नीशियम बेरिलियम के साथ, तो ये प्रत्येक 8वां तत्व, पहला ही तत्व नहीं है, 8वां तत्व। कोई भी तत्व उठा लिया अपन ने, तो ये सिर्फ समानता, कैल्शियम क्या करता है, मैग्नीशियम तक समानता दर्शाता है, लेकिन उसके बाद ये क्रिप्टॉन एल्यूमिनियम से समानता नहीं दर्शाता, तो कैल्शियम तक तो ये लागू हुआ। उन्होंने देखिए कल्पना की कि अब प्रकृति में सिर्फ 56 तत्व ही, ठीक है, इसके बाद कोई तत्व भविष्य में मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? हुआ उल्टा, भविष्य में जो तत्व मिले उन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया, ठीक है। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि भविष्य कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं और तत्व नहीं मिलेंगे, लेकिन हुआ क्या, भविष्य में और तत्व मिले तथा उन्होंने अष्टक नियम का पालन नहीं किया। आकार तत्वों के वर्गीकरण की ये जो उन्होंने सारणी बताई थी, उसमें अन्य जो तत्व मिले वो इसमें कहीं सेट ही नहीं हुआ, फिक्स बैठे ही नहीं, ठीक है। न्यूलैंड ने तत्वों को समझित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को भी उनके स्थान पर रख दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो व्यवस्थित थी ये सारणी, उसको व्यवस्थित करने के लिए 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, जो अपन ने देखा, ठीक है। न्यूलैंड ने तत्वों को समझित करने के लिए न्यूलैंड्स ने तत्वों को समझित करने के लिए 2 तत्वों को एक साथ रख दिया। 2 तत्वों को क्या कर दिया उसने, एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। असमान तत्वों को भी क्या किया उसने, एक स्थान पर रख दिया, ठीक है।
अब ये सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही लागू होता है, दोनों तत्व एक साथ रख दिए हमने, देखा था। चौथी कमी थी, यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही लागू होता है। ये इसकी कमी थी, जो भारी तत्व थे उन पर ये लागू हुआ ही नहीं। हल्के कैल्शियम तक हल्के थे, उन पर ही लागू हुआ, बाकी भारी पर लागू हुआ ही नहीं। ठीक है। आदर्श गैसों की खोज के बाद अष्टक सिद्धांत पूर्णतः गलत साबित हो गया। फिर उसके बाद आदर्श गैसों की खोज हुई, नोबल गैसें जो किसी से क्रिया नहीं करती, ठीक है, उनकी जब खोज हुई तो ये बिल्कुल ही गलत साबित हो गया। आदर्श या नोबल गैसों की खोज के बाद यह सिद्धांत बिल्कुल गलत साबित हो गया। आदर्श गैसों की खोज हुई, उन्होंने इस नियम का तो बिल्कुल ही पालन नहीं किया, तो फिर क्या होगा, ये बिल्कुल ही खारिज कर दिया गया इस नियम को। स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी और फिर आधुनिक जो आवर्त सारणी है मोजले की, वो भी अपन पढ़ेंगे लेकिन आने वाली क्लास में। उम्मीद करता हूं आज अपन ने जो भी पढ़ा है ये डोबेराइनर का ट्रिक और उसके बाद अपन ने ये अष्टक के नियमों की जानकारी प्राप्त। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट सवाल आपको कैसे भी पूछा जा सकता है कि अष्टक के नियम की, न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या है, या न्यूलैंड के नियम की कमियां क्या है, क्या नियम दिया, डोबेराइनर ने क्या नियम दिया, उसकी कमियां क्या थी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट 2-2, 3-3 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।